गुड इवनिंग। और अभी देखेंगे हम लोग शिमला समझौता। शिमला समझौता जो है ना, वो उसके 50 साल पूरे होने वाले हैं शिमला समझौते के। तो हम लोग इसके ऊपर देखेंगे। और ये प्रश्न जो है ना, वो 67th बीपीएससी में अगर देखने को मिले तो कुछ अनहोनी नहीं है। इसके 50 साल हुए हैं ना, शिमला समझौता के 50 साल हुए हैं। तो अभी अभी ये जो प्रश्न है ना, वो बड़ा खास बन जाता है। तो हम इसको देखेंगे 50 साल होने पर कि क्या प्रकृति है इसकी। तो देखिए, सबसे पहले कि शिमला समझौता जो था ना, वो कब हुआ था? तो ये हुआ था 1972 में, है ना। शिमला समझौता हुआ था 1972 में। 50 साल इसके पूरे हुए हैं। और इसमें भी देखते हैं कि 2 जुलाई 2022 को भारत और पाकिस्तान के बीच हस्ताक्षरित 2 जुलाई 1972 शिमला समझौते के 50 साल जो है वो पूरे हो गए। कितने जुलाई को? 2 जुलाई 2022 को। 2 जुलाई 2022 को, है ना। एकदम इम्पोर्टेंट डेट है, एकदम ध्यान रहना चाहिए। 2 जुलाई 2022 को। कई बार ये प्रश्न आएगा एग्जामिनेशन हॉल में। 68 के प्री में भी आ सकता है क्वेश्चन, या आगे भी आ सकता है। 51 साल, 52 साल, जिन चीज़ों का 50वां सालगिरह हो या 51वां सालगिरह हो या उसके आसपास कोई एग्ज़ाम आने वाला हो, तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है। तो प्री और मेंस दोनों के लिए ये आगे ये प्रश्न महत्वपूर्ण होगा। तो देखिए, 2 जुलाई 1972 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुल्फ़िकार अली भुट्टो के मध्य शिमला समझौता वर्ष 1971 के युद्ध के बाद शांति स्थापित करने के लिए हस्ताक्षरित किया गया था। किसके बीच हुआ था? तो इंदिरा गांधी और इसके साथ अपोजिट में कौन थे? अपोजिट में थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो। जुल्फ़िकार अली भुट्टो, ये कौन थे? बनी बेनज़ीर भुट्टो के फादर थे ये। ठीक है, तो इनके बीच में हुआ था शिमला समझौता। अब इसमें देखिए क्या चीज़ था। इस समझौते ने भारत और पाकिस्तान के मध्य अच्छे पड़ोसी संबंधों के लिए एक व्यापक रूपरेखा तैयार की थी। यानी भारत और पाकिस्तान अच्छे पड़ोसी होंगे, ऐसा इसमें बोला गया था। खैर, वो अलग कहानी है कि ये चीज़ जो है वो सफल नहीं हो सकी। तो शिमला समझौते के तहत दोनों देशों ने संघर्ष एवं टकराव को दूर करने तथा अस्थायी शांति, दोस्ती व सहयोग स्थापित करने की दिशा में कार्य करने का दायित्व उठाया। भाई, पाकिस्तान पर भी ज़्यादा टैक्स वो लगाया नहीं गया, कोई कर वगैरह या युद्ध हट जाना नहीं मांगा भारत ने। क्यों नहीं मांगा? क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद जो सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ, उसकी कड़वी यादें पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुई थी। जैसे वाइमर रिपब्लिक के साथ जो उसका बाह मरोड़ा गया, जिसके कारण हिटलर का उदय हुआ। तो ये सब सोचते हुए भारत ने, जो कि चाहता था पाकिस्तान को पूरी तरह से दबा सकता था, पाकिस्तान को जो है ना काफ़ी रियायत दे दी, काफ़ी छूट दे दी। यानी कई बार ऐसा भी कहा जाता है कि शिमला समझौते में 1971 का युद्ध तो भारत जीत गया, लेकिन 1972 में जो शिमला समझौता हुआ, उसमें भारत जो है ना संधि के टेबल पे हार गया। तो अब देखिए, शिमला समझौते की पृष्ठभूमि देखें तो 1972 का शिमला समझौता सिर्फ एक शांति संधि से अधिक था। यह वर्ष 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध का परिणाम था। वर्ष 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में पाकिस्तान को अपना एक हिस्सा, यानी पूर्वी पाकिस्तान जो बांग्लादेश है, खोना पड़ा। और पूर्वी पाकिस्तान एक स्वतंत्र देश बन गया, जिसको अब हम लोग किस नाम से जानते हैं? बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। तो शिमला समझौते की पृष्ठभूमि भी अगर लिखनी हो, शिमला समझौते की पृष्ठभूमि, शिमला समझौते की पृष्ठभूमि, ठीक है। शिमला समझौते की पृष्ठभूमि को हम लोग देखें तो देखते हैं कि 1971 के युद्ध के बाद जो है एक ज़रूरी था एक समझौता होना। तो ये समझौता जो है वो शिमला समझौते की शक्ल में जो है वो बाहर आया। तो शिमला समझौता क्या था? युद्ध की पृष्ठभूमि में हुआ था, है ना। शिमला समझौता क्या था? युद्ध की पृष्ठभूमि के बाद जो है शिमला समझौता हुआ। और पूर्वी पाकिस्तान में बांग्ला भाषी आबादी पर पाकिस्तान के नरसंहार के परिणाम स्वरूप युद्ध शुरू हुआ। परिणामतः भारत वहाँ के शरणार्थियों को समर्थन दिया भारत ने, और ढाका को आज़ाद कराते हुए पाकिस्तान को भारत में प्रवेश करने से रोकना चाहा। तो देखिए, पाकिस्तान ने 2 फ्रंट वार शुरू कर दिया था। एक तो पूर्वी पाकिस्तान की तरफ से और दूसरा पश्चिमी पाकिस्तान जो ही पाकिस्तान है।
तो इस तरीके से भारत को मजबूरी में युद्ध में कूदना पड़ा। शिमला समझौते में मार्गदर्शक सिद्धांत का एक सेट देखते हैं कि शिमला समझौते में मार्गदर्शक सिद्धांत क्या रहा। देखिए, मैं इसको लिख देता हूँ इस टॉपिक को, क्योंकि जब आप आंसर लिखेंगे ना तो इस टॉपिक को इसी तरह लिखिएगा। जैसे शिमला समझौते की पृष्ठभूमि हो गई तो आप इसमें हेडिंग डाल सकते हैं, जैसे शिमला समझौते में मार्गदर्शक सिद्धांतों का सेट दे, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। कई सारा सेट थे ये सिद्धांतों का सेट। तो इसमें देखिए, शिमला समझौते में मार्गदर्शक सिद्धांतों का एक सेट शामिल है जिस पर भारत और पाकिस्तान की पारंपरिक रूप से सहमति है, जिनको दोनों पक्ष एक दूसरे के साथ संबंधों का प्रबंधन करते समय पालन करेंगे। एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता एवं संप्रभुता के लिए सम्मान, एक दूसरे के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप न करना, शत्रुतापूर्ण प्रचार को समाप्त करना, एक दूसरे की राष्ट्रीय एकता, क्षेत्रीय अखंडता, राजनीतिक स्वतंत्रता और संप्रभु समानता का सम्मान करना। हालांकि शिमला समझौते के निम्नलिखित सिद्धांत के विशेष रूप से इस प्रकार उल्लेखनीय है। देखिए, जो शिमला समझौता है ना, उसमें उल्लेखनीय सिद्धांत को हम लोग देखें तो क्या है कि प्रत्यक्ष द्विपक्षीय दृष्टिकोण के माध्यम से सभी मुद्दों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए एक पारस्परिक प्रतिबद्धता, जिसको दोनों देश अभी नहीं पूरा कर रहे हैं, दोनों देशों के लोगों के मध्य संपर्कों पर विशेष ध्यान देने के साथ सहकारी संबंधों का आधार विकसित करना, जम्मू और कश्मीर में नियंत्रण रेखा की अनुल्लंघनीयता को बनाए रखने के लिए। तो लेकिन अब देखिए, जम्मू कश्मीर में क्या होता है कि पाकिस्तान हमेशा वायलेट करता है सीमा को, तो उसको नहीं करना था। ये सब शिमला समझौते में ही बोला गया था। अब देखते हैं शिमला समझौते के मुख्य बिंदु क्या हैं। जो शिमला समझौता है उसके मुख्य बिंदु क्या हैं, है ना। ये शिमला समझौते के मुख्य बिंदु, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ शिमला एग्रीमेंट। हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख दीजिए, मैं कोशिश करूँगा इंग्लिश में भी बोल दूँ, हिंदी में भी बता दूँ। आंसर आपको खुद लिखना है। मेरी बातों को ध्यान से सुनिए और जो मैं क्वेश्चन दूंगा लिखाऊंगा उसका आंसर लिखना है। तो शिमला समझौते के मुख्य बिंदु की हम लोग बात करें तो क्या हुआ था कि दो राष्ट्रों के बीच संबंधों को नियंत्रित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सिद्धांतों का और उद्देश्यों को अपनाना। भाई क्या था? अपनाना, मध्यस्थता की बात नहीं है। दोनों देश अपने मतभेदों को शांतिपूर्ण तरीके से द्विपक्षीय वार्ता के माध्यम से या किसी अन्य शांतिपूर्ण तरीके से आपसी सहमति से निपटाने के लिए संकल्पित हैं। पिछले 25 वर्षों से दोनों देशों के बीच संबंधों को खराब करने वाले मूल मुद्दों एवं संघर्ष के कारणों को शांतिपूर्ण तरीके से हल किया जाएगा। दोनों देश हमेशा एक दूसरे की राष्ट्रीय एकता, क्षेत्रीय अखंडता, राजनीतिक स्वतंत्रता और संप्रभुता का सम्मान करेंगे। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुसार वे एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता या राजनीतिक स्वतंत्रता के खिलाफ धमकी या बल प्रयोग से दूर रहेंगे। दोनों सरकारें एक दूसरे के खिलाफ निर्देशित शत्रुतापूर्ण प्रचार को रोकने के लिए अपने दायरे में तहत सभी कदम उठाएंगी। दोनों देश ऐसी सूचनाओं के प्रसार को प्रोत्साहित करेंगे जिससे उनके बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों के विकास को बढ़ावा मिले। जम्मू और कश्मीर के संबंध में दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए थे कि 17 दिसंबर 1971 के युद्ध विराम से उत्पन्न नियंत्रण रेखा को दोनों पक्षों द्वारा किसी भी पक्ष की मान्यता प्राप्त स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना सम्मान किया जाएगा। आपसी मतभेदों और कानूनी व्याख्याओं के बावजूद कोई भी पक्ष इसे एकतरफा रूप से बदलने की कोशिश नहीं करेगा। तो देखिए, ये सारी चीज़ें थी। आपने उम्मीद है गौर से सुना होगा। अगर कोई पॉइंट छूट गया होगा तो आप पीछे करके आप इसको सुन लेंगे। अब देखते हैं शिमला समझौते में भारत के 3 प्राथमिक उद्देश्य थे, वो क्या थे। शिमला समझौते में भारत के 3 प्राथमिक उद्देश्य।
है ना। तो ये क्या था, पहला क्या था कि कश्मीर मुद्दे का एक अस्थायी समाधान या ऐसा न करने पर एक ऐसा समझौता जो पाकिस्तान को कश्मीर के भविष्य के बारे में चर्चा में तीसरे पक्ष को शामिल करने से रोकता। तो देखिए पहला क्या था, कश्मीर मुद्दे का एक अस्थायी समाधान या ऐसा न करने पर एक ऐसा समझौता जो पाकिस्तान को कश्मीर के भविष्य के बारे में चर्चा में तीसरे पक्ष को शामिल करने से रोकेगा। दूसरा, यह आशा की गई कि यह समझौता पाकिस्तान द्वारा शक्ति के नए संतुलन की स्वीकृति के आधार पर पाकिस्तान के साथ संबंधों में एक नई शुरुआत की अनुमति देगा। तीसरा, पाकिस्तान को अलग थलग किए बिना और एक प्रतिशोधात्मक भारत विरोधी शासन स्थापित किए बिना इन दोनों उद्देश्यों को प्राप्त करने की संभावना को खुला छोड़ दिया। तो ये सब हुआ। इसके बाद हम लोग देखते हैं शिमला समझौते पर पाकिस्तान की क्या प्रतिक्रिया थी। शिमला समझौते पर पाकिस्तान की प्रतिक्रिया। तो देखिए अभी शिमला समझौते के हमने 3 प्राथमिक उद्देश्य को देखा, मैं रिपीट कर देता हूँ। पहला, कश्मीर मुद्दे का एक अस्थायी समाधान या ऐसा न करने पर एक ऐसा समझौता जो पाकिस्तान को कश्मीर के भविष्य के बारे में चर्चा में तीसरे पक्ष को शामिल करने से रोकेगा। दूसरा, यह आशा की गई थी कि यह समझौता पाकिस्तान द्वारा शक्ति के नए संतुलन की स्वीकृति के आधार पर पाकिस्तान के साथ संबंध में एक नई शुरुआत की अनुमति देगा। तीसरा, पाकिस्तान को अलग थलग किए बिना और एक प्रतिशोधात्मक भारत विरोधी शासन स्थापित किए बिना इन दोनों उद्देश्यों को प्राप्त करने की संभावना को खुला छोड़ दिया। अब देखिए शिमला समझौते पर पाकिस्तान की क्या प्रतिक्रिया थी, यानी अच्छा ये तो हमने देखा। अब प्रतिक्रिया को देख लेते हैं ना। 3 प्राथमिक उद्देश्य देख लिया, प्राथमिकता को देख लेते हैं। बीच में क्या है ना कि रिकॉर्डिंग थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई थी, तो आप इसको मैनेज करेंगे। देखिए शिमला समझौते पर जो प्रतिक्रिया थी उसको देखते हैं। एक अपमानित पाकिस्तान अनिवार्य रूप से विभाजन एवं लगातार युद्धों से होने वाले क्षेत्रीय नुकसान को रोकने का प्रयास करता है। जब पाकिस्तानी राष्ट्रपति जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इस विकल्प को खारिज कर दिया, तब भारत ने पाकिस्तान को कश्मीर में संघर्ष विराम रेखा को अंतर्राष्ट्रीय सीमा में बदलने के लिए मजबूर नहीं किया। पाकिस्तान ने इसकी बजाय नियंत्रण रेखा LOC शब्द को स्वीकार कर लिया। इस प्रकार इसे संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों से अलग कर दिया और इस बात पर प्रकाश डाला गया कि कश्मीर विशुद्ध रूप से एक द्विपक्षीय मामला था। अब देखिए शिमला समझौते पर का प्रभाव क्या पड़ा। अब देखते हैं शिमला समझौते का प्रभाव। तो हालांकि भारत ने इंदिरा गांधी द्वारा किए गए वादे के अनुसार नियमबद्ध तरीके से युद्ध के 93,000 कैदियों को वापस कर दिया, पाकिस्तान को नियंत्रण रेखा को अंतर्राष्ट्रीय सीमा में बदलने पर कार्य करना था। भारत ने युद्धबंदियों को उन क्षेत्रों के साथ लौटा दिया जिन पर उसने कब्जा कर लिया था। तो देखिए ये भारत ने अच्छा कदम लिया ताकि पाकिस्तान को गुस्सा भी ना आए और ये सारा काम भी हो जाए। लेकिन हम देखते हैं कि अभी के वक्त में कि पाकिस्तान ने शिमला समझौते का साफ तौर पे उल्लंघन जो है वो करना जारी रखा और पाकिस्तान जो है ना बार बार शिमला समझौते का उल्लंघन करता है। चूँकि शिमला समझौते के जस्ट 50 साल पूरे हुए हैं, तो BPSC मेंस में जो करंट अफेयर्स का सेक्शन है उसमें ये वाला मामला आ सकता है, क्योंकि पाकिस्तान के साथ भारत के रिश्ते नरम गरम चलते हैं। बाकी प्री के अंदर में जो है इसके कई सारे जो है ना फैक्ट्स आ सकते हैं, जैसे कि शिमला समझौता कब हुआ था। तो 2 जुलाई 2022 को भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हुआ था। और शिमला समझौता किनके किनके बीच हुआ था, तो भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। ऐसे सामान्य क्वेश्चन भी आ सकते हैं। या शिमला समझौते के समय में भारत के प्रमुख नेता थे, तो देखिए वो थे इधर से इंदिरा गांधी और उधर से जुल्फ़िकार अली भुट्टो। दरअसल एक बार नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में स्लिप ऑफ टंग के जरिए नाम ले लिया था बेनज़ीर भुट्टो का, जो उस समय काफ़ी छोटी थी, कि शिमला समझौता बेनज़ीर भुट्टो और इंदिरा गांधी के बीच में हुआ था। तो इस तरह के कारण जो है ना कई लोग जो सिर्फ TV देख के सोचते हैं प्री निकाल लें, तो नेताओं के भाषण से और फैक्ट से उनको बचना चाहिए। मैं मोदी जी की बुराई या उनकी प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ या किसी भी नेता की,
जो लीडर्स होते हैं ना, उनके बयानों का कोई जो है खास मतलब होता नहीं है, या पेपर में जो छपता है वो नहीं। स्टैंडर्ड जो बुक्स है उसकी इन्फॉर्मेशन ही जो है वो मायने रखती है। तो अब जो है ना, मतलब ऐसा प्रश्न आ सकता है कि शिमला समझौते में भारत और पाकिस्तान ने क्या खोया क्या पाया। एक प्रश्न इस तरह का बन सकता है, या इस तरह से हो सकता है कि शिमला समझौता भारत की रणनीतिक हार थी। इसके बारे में आप अपने विचार लिखिए, पक्ष में या विपक्ष में। तो किसी भी डायमेंशन का क्वेश्चन जो है वो घूम सकता है, और आप लोगों को जो है ना, एक विशेषज्ञ नहीं लेकिन एक अच्छा थिंकर जरूर होना चाहिए, ताकि आप मेंस के प्रश्न को अच्छे से अटैम्प्ट कर सकें। तो यहाँ पर देखिए, जो प्री और मेंस के रिगार्डिंग मैंने पूरा डेटा बता दिया है, ये हमेशा काम देगा। तो चलिए अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद।